Hi everyone. Today we will discuss the further topic about gravitation. So the first topic we are studying here is weight of the object on moon. So the mass of the moon is 7.136 into 10 raised to power 22 kg and radius of the moon is 1.74 into 10 raised to power 6 मीटर. तो हमें क्या चाहिए? वेट का फॉर्मूला. अब वेट होता क्या है? m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. और m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वेयर. सो वेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m इंटू जी एम मास ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. ठीक है. अब कैसे करेंगे आगे इसको सोल्व? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. जी की वैल्यू हमें पता है क्या है? 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -11 और उस ऑब्जेक्ट का मास जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे मास ऑफ द मून इंटू 7.36 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 22 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 मीटर, इसका होल स्क्वायर. ठीक है. अब आगे क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं. जी इंटू एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस ऑब्जेक्ट का हमें वेट निकालना है उसका मास इंटू, अब इसको बाकी को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2.34 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 10. सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब इन दोनों को सोल्व करेंगे. तो अब क्या करते हैं? अब निकालेंगे उसी ऑब्जेक्ट का वेट किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर. ये तो क्या था? उस ऑब्जेक्ट का वेट किसके ऊपर? मून के ऊपर. अब उसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालेंगे हम अर्थ के ऊपर. तो अर्थ के ऊपर क्या आएगा उस ऑब्जेक्ट का वेट, वो देखते हैं. एक रिलेशन आ जाएगी किसके बीच में? जो वेट है मून का और उस ऑब्जेक्ट का वेट है मून के ऊपर, और अर्थ के ऊपर जो वेट आएगा उसके बीच में एक रिलेशन आएगी. वो रिलेशन निकालने के लिए अब हम निकालते वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. अब वही फॉर्मूला W इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू मास ऑफ, इधर आएगा अर्थ, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर. ठीक है. जी एज इट इज़, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 24 kg, और अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 मीटर स्क्वायर. ठीक है. और इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? जी इंटू एम इंटू 1.47 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 11. ये आ जाएगा इन दोनों को सोल्व करेंगे तब. ठीक है. ये तो क्या आ गया? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. और ये क्या आया था? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून. अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या आएगा? जी इंटू एम इंटू 2.34 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 10, और इधर जी इंटू एम इंटू 1.47 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 11. और इसे सॉल्व करेंगे तो W बाय डब्ल्यू ई आएगा, WM बाय WE आएगा 0.165. ये आ जाएगा हमारे पास. और इसे क्या लिख सकते हैं हम? W बाय WE इज इक्वल टू 1/6. इसी को, ये नियरली आएगी इसकी वैल्यू, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/6. और यहाँ से क्या पता चला कि वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन
अर्थ। मतलब उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट, मून के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका जो वेट है अर्थ के ऊपर उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे कोई कहते कि ऑब्जेक्ट का वेट है अर्थ के ऊपर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ दे रखा है कितना, 36 न्यूटन। ठीक है, अब कह दे कि वेट निकालो किसका, इसी ऑब्जेक्ट का, किसके ऊपर, मून के ऊपर, तो कितना आएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया, 6 न्यूटन। यानी उस ऑब्जेक्ट का वेट अब मून के ऊपर कितना हो गया, 6 न्यूटन। पहले कितना था, पहले था उसका 36 न्यूटन किसके ऊपर था, अर्थ के ऊपर, और मून के ऊपर कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन। उसे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये रिलेशन आ गई किसके बीच में, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून के ऊपर और किसी भी उसी ऑब्जेक्ट का वेट किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, उनके बीच में रिलेशन आ गई कि कितना होता है, 1/6। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, अब पढ़ेंगे हम प्रेशर। सो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है क्या, हमारा प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट कैसे निकालेंगे हम, प्रेशर की यूनिट होगी क्या, अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की एक यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक और ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की क्या, पास्कल। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है एक और, पास्कल। ठीक है, प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब एरिया अगर ज़्यादा है, एरिया अगर ज़्यादा है, कौन सा, कॉन्टैक्ट वाला, एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम। और अगर एरिया कम है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। अब जैसे मान लो जो सैंड होती है उसके ऊपर कैमल अच्छे से चल सकता है, हम नहीं चल पाते इतने अच्छे से, ऐसा क्यों। और जो हमारे बैग की जो स्ट्रिप होती है, बैग की स्ट्रिप होती है ना, वो बोर्ड होती है, थिन नहीं होती, क्यों, क्या होगा, जैसे मान लो अब कैमल का जो लेग होता है वो कुछ ऐसे होता है, और ये सैंड, तो ये जो एरिया है कांटेक्ट का, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा कि प्रेशर जो है कम लगेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, और उसको चलने में फोर्स भी कम लगेगा। ठीक है, और अगर ये मान लो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो, जैसे गाड़ी, एक गाड़ी तो है जिसके टायर क्या है, बोर्ड है, मतलब चौड़े टायर है, चौड़े टायर वाली गाड़ी है। और एक मान लो बाइसिकल है, उसके टायर कैसे होते हैं, थिन होते हैं। तो वो सैंड के ऊपर साइकिल चल पाएगी या फिर वो चल पाएगी, कार। तो सैंड के ऊपर इजीली क्या चल पाएगी, कार चल पाएगी, बाइसिकल नहीं चल पाएगी। क्योंकि क्या होगा, बाइसिकल के टायर का जो टायर कुछ ऐसे होगा एक बाइसिकल का, और कार का टायर कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये बाइसिकल का टायर है, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, कम है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और इसी कारण ये क्या होगा, इसके अंदर धंस जाएगी, ये साइकिल अंदर चली जाएगी। ठीक है, और जो कार होती है उसका जो टायर का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा किसके साथ, सैंड के साथ, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, और फोर्स भी कम लगेगा। तो ये अच्छे से यहाँ पे चल पाएगी। अब बैग होता है, मान लो बैग अगर हैवी होगा तो क्या होगा, उसकी जो स्ट्रिप होगी वो अगर थिन है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारे शोल्डर और बैग की स्ट्रिप में क्या हो गया, कम हो गया। एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा।
अब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, तो हमें वेट ज़्यादा फील होगा। और अगर मान लो वो जो हमारे बैग की स्ट्रिप है अगर वो बोर्ड है तो क्या होगा, जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे शोल्डर के साथ वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट अगर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या लगेगा, फिर प्रेशर कम लगेगा शोल्डर्स के ऊपर और फोर्स भी कम लगेगा, तो हमें बैग थोड़ा हल्का महसूस होगा। तो यही रीज़न है किसका, कि जो हमारे बैग की जो स्ट्रिप है वो बोर्ड होती है, थिन नहीं होती, और जो कैमल है वो इजीली वॉक कर सकता है किसके ऊपर, सैंड के ऊपर। और जो भी कटिंग थिंग होती है, जो भी जिससे भी कटिंग टूल्स होते हैं जिससे हम कुछ भी चीज़ काटते हैं, उनका जो एरिया जो होता है वो शार्प होता है, बिल्कुल शार्प एज के होते हैं वो सारे। क्यों, रीज़न यही है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को काटेंगे तो उसका जो एरिया है वो शार्प है, एज वाला एरिया उसका बिल्कुल शार्प है, तो एरिया कम है, कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया कम है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, इसलिए ईजिली हम उस चीज़ को कट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी जो कटिंग टूल्स होता है उसका जो एज होता है वो शार्प होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम कवर करेंगे क्या, बायोंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल।